गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोनिका यादव और आप मेरे साथ देख रहे हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 क्लास 12 के लिए, जिसमें हम सब पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हिंदी में बोलते हैं इसको अणुसंख्यक गुणधर्म या फिर अणुसंख्यक गुणधर्म। तो क्या होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म? ऐसे गुणधर्म जो कि विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। जो गुणधर्म विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या यानी जितने भी पार्टिकल होंगे विलयन में उन पर तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं कि उसमें विलय कणों की संख्या कितनी है उनके अनुपात पर निर्भर करती है, न कि विलय कणों की प्रकृति पर। उन्हें विलय कणों की प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनको कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। सिंपल समझो कि अगर आपके पास क्या है, ये एक बीकर है और इसमें कोई भी आप विलायक मान लो, पानी ही मान लो, 1 लीटर पानी है और एक और ये बीकर है, इसमें भी आपके पास 1 लीटर पानी है। ओके, तो जब आपके पास 1 लीटर पानी है, इसमें आपने 5 मोल चीनी डाली है और इसमें 5 मोल नमक डाला है। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, तो उन्हें सिर्फ 5 मोल से मतलब है कि विलय का कितना मोल है, विलयन कितना है, उस पर डिपेंड करते हैं कुल कणों की संख्या पर। उसे मतलब नहीं है कि आपने चीनी मिलाया या फिर नमक मिलाया। ओके, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ऐसे गुणधर्म जो कि विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, विलयन में कुल कणों की संख्या क्या है तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलय कणों की प्रकृति पर। उन्हें ही आप क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं: वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण एवं परासरण दाब। तो फर्स्ट है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं इनका आप मीनिंग नहीं समझते होंगे, जैसे वाष्प दाब का हो सकता है समझते हो, लेकिन आपेक्षिक अवनमन इनका मतलब नहीं समझते होंगे। तो हेडिंग वाइज पढ़ते हैं तब मैं समझाती हूँ क्या किसका मतलब होता है। तो फर्स्ट है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो वाष्प दाब का मतलब होता है जो भाप होता है ना, भाप, उसका जो भी प्रेशर लगता है किसी भी विलयन पर उसको कहते हैं वाष्प दाब, ठीक है। वाष्प का मतलब होता है भाप का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक का मतलब होता है सापेक्ष, किसी भी चीज़ के सापेक्ष, ठीक है, उसको बोलते हैं आपेक्षिक, यानी किसी की रिस्पेक्ट में। और अवनमन का मतलब होता है कमी। तो फर्स्ट है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी किसी की सापेक्ष वाष्प दाब में जो भी कमी आई है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में मिश्रित कर दिया जाता है। कोई आपके पास शुद्ध विलायक था, उसमें आपने क्या मिला दिया? कोई भी अवाष्पशील पदार्थ, लाइक आपके पास वाटर था, वाटर में आपने NaCl डाल दिया, नमक। ओके, तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो क्या होता है, विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। उसी कमी को क्या कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। सपोज दैट ये आपके पास ना एक बीकर है, ओके, और ये और एक बीकर है। तो इस बीकर में क्या है आपके पास? इस बीकर में आपके पास शुद्ध विलायक यानी कि पानी था, ठीक है। आपने इस वाले बीकर में क्या किया, जितना पानी इसमें था उतना ही पानी इसमें लिया और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, या फिर ऐसा आप मान के चलो, पानी, ये 1 लीटर पानी था तो इसमें आपने 995 ml पानी ले लिया, 5 ml नमक मिला दिया, यानी बराबर ही रखिए मात्रा हम कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके, तो जब कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में मिश्रित कर दिया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो क्या होता है, उसके वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। कमी क्यों आती है? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्योंकि इसमें जो नमक है ना, वो क्या होगा, वो सतह पर होगा। जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं उनका क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो तो 100 डिग्री पे बॉईल होने लगेंगे, लेकिन नमक के मॉलिक्यूल नहीं बॉईल होंगे। तो क्या होगा, यहाँ से वाष्प कम बनेगी, तो कम वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी कैसा होगा? कम। तो यही कह रहा है कि विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। जो ये कमी आती है ना विलायक के वाष्प दाब में, यहाँ वाष्प दाब ज़्यादा था, वाष्प ज़्यादा थी तो वाष्प दाब ज़्यादा था, यहाँ वाष्प कम है तो वाष्प दाब कम है। तो इसी कमी को, ये जो विलायक के वाष्प दाब में कमी आई है, इसी कमी को कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इसे कैसे लिखेंगे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, पहले हम वाष्प दाब में अवनमन देख लेते हैं, ओके, देन हम आपेक्षिक अवनमन देखेंगे। ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा? देखो, वाष्प दाब किसका ज़्यादा है, शुद्ध विलायक का या फिर विलयन का? हम विलयन को के वाष्प दाब को P से लिखेंगे और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को लिखेंगे P नोट से। तो वाष्प किस में ज़्यादा बनेगी? वाष्प ज़्यादा बनेगी आपका पानी की, है ना। पानी में जिसमें नमक मिला हुआ है उसकी ज़्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि नमक के अणु जो होंगे वो
पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में रुकावट का काम करेंगे। जब वो वाष्पीकृत होंगे तो वहाँ वो रुकावट का काम करेंगे, तो वेपर इसमें ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब इसका ज़्यादा होगा। तो पी नोट माइनस, हमने इसका क्या माना है, पी नोट माना है ना पानी का, तो पानी का वाष्प दाब पी नोट है, यानी शुद्ध विलायक का पी नोट माइनस पी क्या होगी, वो कमी होगी जो उसके वाष्प दाब में आएगी। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी नोट माइनस पी। और आपेक्षिक है ना, तो आपेक्षिक कमी है, किससे कम है, इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो जिससे कम है उसे रखेंगे नीचे। एक बार फिर से समझ लीजिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है किसी के सापेक्ष कमी, यानी जो ज़्यादा है उसके सापेक्ष कितनी कमी आई है। तो ज़्यादा क्या है, कम क्या है, बस ये है समझने का। ज़्यादा होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और कम होता है विलयन का वाष्प दाब, क्योंकि उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ घुला होता है। तो ये आपका विलयन का है, ठीक है, जिसमें NaCl मिलाया हुआ है, और ये आपका शुद्ध है यानी खाली पानी का है। तो पानी का वाष्प दाब पी नोट है और विलयन का पी है, तो पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट, ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ओके, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो टर्म है ना, इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो पी नोट माइनस पी को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी। भाई चेंज ही तो है जितना आया वाष्प दाब में, तो आप जानते हो चेंज को डेल्टा से दिखाते हैं, तो डेल्टा वी अपॉन पी नोट। ओके, अब हमें क्या पता है, ये टर्म हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ी थी। नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो आपने राउल्ट्स लॉ में क्या पढ़ा था, जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है ना, जो वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी होती है, पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट पर होती है, वो विलेय के मोल अंश के बराबर होती है। ठीक है, तो एक्स क्या होता है, विलेय का मोल अंश लिखा भी हुआ है, तो वो इसके बराबर होती है, राउल्ट्स ने ये कहा था। तो अब आपकी ये वाली टर्म देख रहे हो आप, ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, और ये किसके बराबर होता है, ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आप क्या होता है, विलेय के मोल अंश का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एक्स विलेय का मोल अंश है, तो कैसे निकालते हैं किसी के भी मोल अंश, जिसका आप निकाल रहे हो, विलेय की निकाल रहे हो, तो विलेय की मोलों की संख्या अपॉन टोटल विलयन में कितने मोल हैं उनको नीचे रख देते हैं। तो माना विलेय के मोल कितने हैं, स्मॉल एम मैंने बताया था, विलेय के लिए आप स्मॉल लेटर मानोगे और विलायक के लिए कैपिटल लेटर मानोगे, और टोटल कितने हो जाएंगे, एक विलायक का और एक विलेय का, तो विलेय के मोल n है और विलायक के n है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से ये रिड्यूस हो गया, आपने x की वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो तनु विलयन जो होता है ना, तनु डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है, उसके लिए क्या होता है, जो आपका n होता है वो कैपिटल N से बहुत कम होता है। यानी तनु विलयन मैंने क्या बताया था, तनु विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें पानी की सांद्रता ज़्यादा होती है, यानी पानी ज़्यादा होता है और जिस भी चीज़ का वो विलयन है उसकी मात्रा कम होगी। तो तनु विलयन में वो जो विलेय बोलेंगे ना जिसको, जिसकी मात्रा कम होगी, तो उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि वो पानी के अकॉर्डिंग आप उसको नेग्लेक्ट मान सकते हो। तो यहाँ पे यही है, जो N है वो सांद्रता है, पानी की मान सकते हो आप। ठीक है, तनु विलयन के लिए, और N क्या है, उस विलेय पदार्थ की है, तो ये क्या होती है, ये बहुत कम है। आप ऐसे मान के चलो, आपके पास H2SO4 है, तनु H2SO4, तो इसका मतलब ये होता है, तनु H2SO4 का मतलब ये होता है इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, लगभग 90% पानी है और 10% आप मान के चल सकते हो क्या है उसमें, H2SO4 है, इतना कम है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। ऐसे अलग अलग होता है, किसी में कितना है किसी में कितना है, पर आप ऐसे मान के चल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, N जो होता है वो कैपिटल N से बहुत कम होता है। क्या आ जाएगा यहाँ से, इस वाले N को आप नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि ये तो बहुत कम है ना, तो N अपॉन N आ जाएगा, N अपॉन N, इसको 0 मान लोगे, तो ये फॉर्मूला ये आ गया N अपॉन N। यहाँ से देखिए पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट, ये तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो स्मॉल n की वैल्यू रखो, क्या होता है स्मॉल n का वैल्यू, n मतलब हर स्मॉल w अपॉन कैपिटल स्मॉल m। ओके, और विलायक का कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ओके, तो यहाँ से फॉर्मूला रिड्यूस होकर आ जाएगा। ये वाली चीज़ मैंने लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व करने सिखाई थी, फिर से बता देती हूँ। क्या आ जाएगा, ऊपर वाले दो को सेम रखते हैं, जब इस तरीके से चार चीज़ें आ जाती हैं ना आपस में डिवाइड में, तो ऊपर वाले दो को सेम रखो, इस वाले डिवाइड को मल्टीप्लाई बनो और नीचे वाले को पलट दो। W अपॉन M था ना, तो नीचे M था तो ऊपर M पहुँच जाएगा और नीचे W आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला आ जाता है आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के लिए। आ जाता है आपका क्वथनांक का उन्नयन, इसका मतलब होता है इंग्लिश में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक का उन्नयन, देखो क्वथनांक क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। क्वथनांक होता है कि आपका कोई भी आपका विलायक है वो जिस मिनिमम टेम्परेचर पे उबलना स्टार्ट होता है, बॉइल होना स्टार्ट होता है, उसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक। जिससे आप जानते हो
हो, पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, उबलना स्टार्ट होता है, तो वो उसका क्या हो जाता है, क्वथनांक हो जाता है पानी का। ओके, बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वथनांक क्या होता है, जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई भी विलायक उबलना स्टार्ट हो जाए, बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, वही क्या होता है, उसका क्वथनांक होता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वथनांक का उन्नयन। देखो बच्चा, जो हेडिंग है ना उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने अवनमन पढ़ा, तो अगर आपको पता है अवनमन का अर्थ क्या होता है, अवनमन का अर्थ होता है कमी। ओके, और क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। अगर आप ये चीज़ समझ गए ना तो समझो आपको कुछ नहीं है करना। क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्वथनांक में होगी वृद्धि। जिस तरीके से वाष्प दाब में कमी आई थी ना, उस तरीके से अब क्या होगा, क्वथनांक में वृद्धि होगी। दोनों एक ही टॉपिक है, जो मैंने पीछे टॉपिक पढ़ाया ना, सेम वही टॉपिक है। जैसे मैंने क्या कहा था आपसे कि आपके पास ये एक बीकर है, ठीक है, और ये एक और बीकर है। आपने क्या किया, इस बीकर में जितना पानी लिया उतना इसमें लिया, इसमें आपने कुछ नहीं मिलाया, इसमें क्या मिला दिया आपने, नमक या चीनी, कुछ भी मिला दिया। मैं नमक मान रही हूँ। ओके, तो मैंने क्या कहा था, इसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है, इसका वाष्प दाब आप P0 मानोगे क्योंकि शुद्ध विलायक है, इसमें कुछ नहीं मिला हुआ, और इसका P मानोगे जो विलयन है। तो इसका वाष्प दाब क्या होता है, P0 ज़्यादा होता है P से। क्यों, क्योंकि आप जानते हो इसमें सारे अणु किसके हैं, पानी के हैं। पानी के सारे अणु 100 डिग्री पे उबलने लगेंगे, तो भाप बनेगी, जितनी ज़्यादा भाप बनेगी उतना ही ज़्यादा वाष्प दाब होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे नमक के अणु और मिल जाते हैं, तो वो नमक के अणु खुद तो वाष्पीकृत होते नहीं, साथ में पानी को भी वाष्पीकृत कम होने देते हैं। थोड़े बहुत जो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स, वो वाष्पीकृत होते रहते हैं। तो इसका क्वथनांक क्या हो, सॉरी, इसका वाष्प दाब क्या होता है, इसका कम होता है वाष्प दाब। और उसके बाद क्या होता है, अगर हम इसी चीज़ में क्वथनांक को देखें तो क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा या किसका कम होगा, क्वथनांक होगा बच्चे इसका कम, क्योंकि ये 100 डिग्री पे उबल जाएगा, राइट। ये कितने पे उबलेगा, 100 डिग्री पे। क्वथनांक इसका, क्योंकि इसमें पानी पानी है, लेकिन इसमें नमक है ना, तो नमक अगर 100 डिग्री से कम पे उबलता है, 100 डिग्री पे उबलता, तो वो भी वाष्पीकृत हो जाता, उसके भी वेपर के भी अणु बनते, और साथ में पानी के भी, तो वाष्प दाब इसका ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, वो जो अवाष्पशील पदार्थ होता है वो वाष्पीकृत नहीं होता, तो इट मीन्स क्या होता है, इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसको और मैक्सिमम टेम्परेचर देते हैं तब जाके कहीं वो उबलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्वथनांक विलयन का ज़्यादा होता है और वाष्प दाब किसका ज़्यादा होता है, शुद्ध विलायक का। तो यही है इसमें जो क्वथनांक में वृद्धि हुई है ना इस विलयन के, तो उसी को क्या कहते हैं आप उसी को बोलते हो क्वथनांक का उन्नयन। तो क्या होता है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाने पर, जब आप किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो विलायक के क्वथनांक बढ़ जाने की प्रक्रिया को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ये आपके पास पानी था, यहाँ भी पानी था, पानी में नमक मिला दिया तो इसका क्वथनांक इस पानी से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी को क्या कहोगे आप, इसी को कहोगे क्वथनांक का उन्नयन। तो इसे किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टीबी से। अब ये कहाँ से आया, जैसे मैंने आपको बताया था ना पीछे, इस चीज़ को पहले रहने दो, डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। पहले देख लेते हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा। देखो क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा, जिसका ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो, राइट। यानी विलायक और विलयन का ही लेके चलना है। तो विलायक का ज़्यादा है या विलयन का, आपका ज़्यादा होता है किसका, विलयन का क्वथनांक। लेट कौन उबलेगा, विलयन, जिसमें नमक मिला हुआ है। जो सादा है वो जल्दी उबल जाएगा। नमक का टीबी, इसको बोलेंगे टीबी। मैंने बताया ना, सॉल्यूशन के लिए आप नोट का यूज़ नहीं करोगे, शुद्ध विलायक के लिए बस नोट का यूज़ कर दोगे। तो बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या है, टी मतलब टेम्परेचर और किसका, बॉइलिंग पॉइंट। यानी क्वथनांक है किसका, ये है विलयन का क्वथनांक है, और ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। तो यही क्या हो गया आपका क्वथनांक का उन्नयन। तो ये जो कमी है इसको डेल्टा लगा के शो कर देंगे, डेल्टा टीबी। तो इसलिए लिख दिया इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। आप जो मैंने पीछे बताया है अभी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसमें भी लिख सकते हो, इसे डेल्टा पी से दर्शाते हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं क्या होता है यहाँ पे, जो ये डेल्टा टीबी होता है ना, ये समानुपाती होता है मोललता के। ध्यान रखना है, डेल्टा टीबी किसके समानुपाती होता है, मोललता के। तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वो डेल्टा टीबी विलयन में उपस्थित विलेय की सांद्रता के समानुपाती होता है। जो तनु विलयन का क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी होता है ना, तो वो क्या होता है, विलयन में उपस्थित विलेय की जो मोलल सांद्रता है यानी मोललता है, मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ से जब आपको पता है, मैंने बताया समानुपाती के लिए ऐसा निशान लगाते हैं, समानुपाती हो या अनुक्रमानुपाती। तो आपने लगा दिया समानुपाती के लिए निशान, यही तो कहा था, डेल्टा टीबी तनु विलयन के लिए मोलल सांद्रता यानी मोललता के समानुपाती होता है। तो आप जानते हो इस निशान को हटाना होता है, इस निशान से आपका कोई काम नहीं हो सकता। तो इस निशान को हटाने के लिए आप बराबर लाते हो और साथ में एक नियतांक लाते हो। तो वो नियतांक क्या आता है यहाँ पे, डेल्टा टीबी है ना, तो के बी आ जाएगा। ओके, जो भी आएगा वो उसी तरीके से आएगा, बी है तो बी आ जाएगा, आगे पढ़ाऊंगी उसमें बता दूंगी और कैसे आता है, जब आपको क्लियर हो जाएगा, जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो डेल्टा टीबी, ये समानुपाती का निशान हटेगा और यहाँ पे एक
नियतांक आ जाएगा Kb और m आपका एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो Kb क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी के नाम पर हो जाता है। इसका क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा है ना, तो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक होते हैं। नियतांक बोलो, कांस्टेंट बोलो, स्थिरांक बोलो, एक ही बात है। तो आप अब फॉर्मूला जानते हो मोललता का। प्रीवियस लेक्चर्स में सारी चीज़ें करा दी गई हैं, आप एक बार देख लेना। चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके मैं एक लेक्चर में न्यूमेरिकल करा दूंगी और आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ओके, तो मोललता का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है। क्या होता है मोललता का फॉर्मूला? मोललता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का द्रव्यमान किलोग्राम में, यही होता है ना। तो वहाँ से जब मैंने बताया था फॉर्मूला मॉडिफाई होकर ये आ जाता है। विलय के मोल कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार, और बटे में क्या है? विलायक का द्रव्यमान है। तो अगर विलायक का द्रव्यमान किस में है? ग्राम में, तो 1000 से भाग कर देंगे। 1000 आपको पता है 4 चीज़ भाग में आ जाती है, तो 1000 ऊपर और W उसके नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो इस m के मान को आप इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो रखो डेल्टा TB बराबर KB और m के मान को रखो W मल्टीप्लाई 1000 और अपॉन में आ जाएगा m मल्टीप्लाई W। सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कौन क्या है। मैं एक बार बता देती हूँ। डेल्टा TB क्या है? डेल्टा TB है क्वथनांक का उन्नयन। KB क्या है? KB है आपका क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल w क्या है? विलेय का भार। 1000 किस लिए आया है? अगर W ग्राम में है तो 1000 आएगा, और W अगर kg में है तो 1000 नहीं आएगा, सिंपल। और m क्या है आपकी? विलेय का। ओके, और ये कैपिटल W क्या है आपका? कैपिटल W है विलायक का द्रव्यमान। देखो बच्चा यहाँ पे दो m हो गए हैं, ठीक है। ये मोललता के लिए मैंने m लिख दिया, इसको आप मोललता करके भी लिख लेना। ये m किसके लिए है? ये m है आपका अणुभार विलेय का। ओके, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में क्या है? इसके ग्राफ में जो एक है आपका x एक्सिस और एक है y एक्सिस। ओके, y एक्सिस पर क्या है आपका? वाष्प दाब है, और x एक्सिस पर क्या है आपका? ताप है। यहाँ पे क्या करना है आपको? पूरे ग्राफ में ना कोई नंबर की 1 2 करके दिखाते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पे, वो कुछ नहीं दिखाना। बस आपको 2 चीज़ें दिखानी है। वो क्या होगी? एक तो आपका T0 भी होगा और एक TB होगा। T0 भी और TB क्या है? T0 भी है शुद्ध विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और TB क्या है? विलयन का क्वथनांक। मैंने आपको बताया विलायक का क्वथनांक क्या होता है बच्चा? कम होता है। ध्यान से सुनना है, विलायक का क्वथनांक कम होता है, और अगर हम उसमें नमक मिला देंगे यानी विलयन बन जाएगा तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इस क्वथनांक में जो भी कमी है उसी को क्या कहते हैं? डेल्टा TB। तो ये बीच में शो कर दिया है डेल्टा TB। देन आपको इस लाइन को कहाँ तक लेके जाना है? 1 ATM तक लेके जाना है। ये 1 ATM वाली लाइन है। ओके, यहाँ पे मीट कर देना इन पॉइंट्स को। तो एक पॉइंट्स आपका ये आया है जो T0 B के लिए आया, और एक पॉइंट ये आया है जो TB के लिए आया। तो T0 B के लिए जो है ना, वहाँ से एक कर्व खींच देंगे इस तरीके से। तो इसका नाम इस पर लिख देना है विलायक। ये जो कर्व आई है वो विलायक के लिए आई है। क्यों? क्योंकि T0 B से मीट हुआ है ना ये वाला पॉइंट 1 ATM पर जाके। अब TB वाली लाइन किसके लिए आ जाएगी? विलयन के लिए आ जाएगी, क्योंकि T0 B क्या है? विलायक के लिए, और TB विलयन के लिए। तो ये विलायक के लिए, विलयन के लिए, और ये क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट आपका जो होगा ये विलायक का क्वथनांक होगा, और ये क्या हो जाएगा? विलयन का क्वथनांक हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट का थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या थर्ड अणुसंख्यक गुणधर्म, हिमांक का अवनमन। तो सेम मैंने अभी अवनमन का अर्थ बताया था। क्या बताया था? कमी, है ना। तो हिमांक में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विद्युत अपघटन पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक का हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को ही क्या कहते हैं आप लोग? हिमांक का अवनमन कहते हैं। और इसे किससे दर्शाएंगे? डेल्टा TF से, क्योंकि हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं तो F लगा देंगे, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी तो B लगा देंगे। ओके, तो कमी, अब आप भी तो बता सकते हो हिमांक का अवनमन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? लिखा भी हुआ है, वरना आप जैसे मैंने हर बार बताया है किस तरीके से आता है उस तरीके से आप भी बता सकते हो। फिर भी मैं बता देती हूँ। T0 F क्या है? मैंने बताया जिसके ऊपर ये 0 सिंबल है ना, तो इसे नोट बोलते हैं। तो इस नोट का अर्थ क्या होता है? ये शुद्ध विलायक का है। और TF का मतलब क्या है? TF का मतलब है ये किसका है? ये विलयन का है। तो शुद्ध विलायक का हिमांक क्या होता है? F का मतलब हिमांक, और B आ जाता तो इसका मतलब क्या हो जाता? क्वथनांक। तो जो शुद्ध विलायक होता है उसका हिमांक आपका ज़्यादा होता है, और जो विलयन का हिमांक होता है वो क्या होता है? आपका कम होता है। तो इसका मतलब ये है, जैसे हम पानी के लिए देखें तो पानी का कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो पानी का क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे आ जाएगा T0 F की वैल्यू 0।
पानी में आपने नमक मिला दिया तो क्या हो जाएगा, पानी में नमक मिलाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, वो माइनस में आएगी वैल्यू, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा। उसी कमी को क्या कहेंगे आप लोग, हिमांक का अवनमन कहेंगे। एक बार फिर से पढ़ लो, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई विद्युत अपघटक पदार्थ मिलाया जाता है तो विलायक का हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कुछ विद्युत अपघटक जब आप मिला देते हो तो इसी कमी को क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन, उसे डेल्टा टीएफ से शो करते हैं। पीछे पढ़ा है क्वथनांक के उन्नयन के लिए कि डेल्टा टीवी किसके समानुपाती होता है, एम के। तो सेम यहाँ पे भी डेल्टा टीएफ किसके लिए समानुपाती होता है, एम के लिए। बस टीएफ और टीवी में क्या अंतर है कि टीएफ दर्शाता है कि मैं हिमांक का अवनमन हूँ और टीवी क्या दर्शाता है, मैं क्वथनांक हूँ। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एम के प्रोपोर्शनल हो गया। से अब समानुपाती का निशान हटेगा और आपका बराबर का निशान आ जाएगा। और बराबर का निशान आने के साथ साथ आपके साथ ऐसा तो नहीं है इसे हटा के डायरेक्ट बराबर लगा दो, कुछ और भी आएगा, तो वो आपका कांस्टेंट आता है। जब टीबी हटाया था तो केबी, सॉरी टीबी के लिए किया, जब टीबी के लिए किया था तो केबी आ गया था, अब टीएफ के लिए कर रहे हैं तो केएफ आ जाएगा। ओके, तो केएफ क्या होता है, इसको आप हिमांक अवनमन स्थिरांक बोल सकते हो। जैसे उसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोला था, सेम यहाँ पे हिमांक अवनमन स्थिरांक, वरना मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, किसी भी नाम से कर सकते हो। अब मैंने थोड़ा सा आपके लिए ये जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे आपको करना है। जैसे पीछे एम की वैल्यू रखी थी ना, एम की वैल्यू क्या होती है, मोललता की, पता है ना, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, बता भी दिया है। उसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो एम के प्लेस पे, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आ गया आपका। ओके, तो बस इतना सा काम आपको करना है, थोड़ा करोगे तो आ जाएगा। अब इसका ग्राफ समझ लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो पीछे पड़ा है। वाई एक्सिस पे वाष्प दाब लेना, एक्स एक्सिस पे ताप लेना है केल्विन में। तो क्या होता है इसमें, अभी आपने सीखा है कि जो टी एफ होता है ना, वो क्या होता है, टी एफ जो होता है वो नेगेटिव होता है। हिमांक का अवनमन में क्या होता है, टी एफ क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कम होता है। और टी नोट एफ क्या होता है आपका, टी नोट एफ होता है शुद्ध विलायक का, वो क्या होता है आपका, हिमांक ज़्यादा होता है। यही तो पढ़ा है, हिमांक में कमी आ जाती है जब आप अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हो तो हिमांक कम हो जाता है। तो कम वाला पहले लेते हैं, किसी भी एक्सिस पे ऐसे तो चलते हैं 1 2 3, कम वाले को आगे लेते हैं, ज़्यादा वाले को बाद में लेते हैं। तो टी एफ क्या है, कम वाला हिमांक है, यानी विलियन का। तो टी एफ को पहले लेंगे, टी नोट एफ को बाद में लेंगे। हो सकता है आपको भी मैं पढ़ा रही हूँ तो प्रॉब्लम हो किसी में, के मतलब टी एफ आगे है, टी नोट एफ पीछे है, कहीं पे टी नोट भी आगे है, टी भी पीछे है। तो वो आप कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, कौन आगे लेना है कौन पीछे लेना है। जिसका कम है उसको आगे शो करना है, जिसका ज़्यादा है उसको पीछे। यहाँ पर आपका टी एफ कम है, टी एफ नेगेटिव में आएगा क्योंकि आपने हिमांक की बात की है ना, तो हिमांक में कमी आ जाती है, वही तो हिमांक का अवनमन है। बीच में क्या हो जाएगा, जो चेंज है, चेंज को कैसे लिखेंगे, डेल्टा टी एफ। तो बस आपको इस तरीके से लाइन खींचनी है, इनको ज्वाइन कर देना है। एक तो आपके लिए विलियन के लिए आएगी, कौन सी आएगी विलियन के लिए, टी एफ वाली है ना, टी एफ क्या शो कर रहा है, विलियन। और ये टी नोट एफ वाला विलायक के लिए, ये विलायक के लिए आ गई। इनको मिला दोगे तो हिमांकित विलियन के लिए आ जाएगा। बस इतना सा ग्राफ है आपका। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, परासरण एवं परासरण दाब। तो पहले समझना है परासरण क्या होता है। परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस और परासरण दाब को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो परासरण क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं, उसे परासरण कहते हैं। परासरण एक ऐसी क्रिया होती है जो स्वतः होती है। ओके, तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है, परासरण स्वतः होने वाली क्रिया है। उसमें होता क्या है, वह प्रोसेस होता है जिसमें विलायक के कण, ध्यान रखना, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः गति करते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, विलायक के जो कण है, बस ये ध्यान रखना है, कम सांद्रता से कौन सी सांद्रता की तरफ चलते हैं, अधिक सांद्रता की तरफ, यानी नॉर्मल समझे तो कम गाढ़े से अधिक गाढ़ेपन की तरफ चलते हैं। तो और किसके द्वारा, एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा चलते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, स्वतः गति करते हैं, इसी क्रिया को बोलते हैं परासरण। अब में क्वेश्चन आ रहा होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है बच्चा, अर्धपारगम्य झिल्ली से नाम से क्लियर हो रहा है, आधी, अर्ध का मतलब आधी, पारगम्य मतलब पार जा सके, और झिल्ली मतलब एक झिल्ली है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से कुछ अणु तो निकल जाते हैं लेकिन कुछ अणु नहीं निकल पाते, तो उसी को क्या कहते हैं आप लोग, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो मैं भी बताऊंगी जब आपको पढ़ाऊंगी कि कौन से अणु निकल जाते हैं कौन से नहीं निकलते। ओके, तो परासरण समझ में आया। परासरण वह क्रिया होती है जिसमें विलायक के जो कण है ना, वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, इसी क्रिया को परासरण कहते हैं। अब आपका आ जाता है परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है, परासरण एक क्रिया थी, है ना, परासरण क्या थी, एक क्रिया थी।
तो परासरण दाब क्या होता है? उस क्रिया को रोकने के लिए जो भी आप दाब लगाते हो, दाब का मतलब एक बली होता है दाब भी, ठीक है, वो जो दाब लगाते हो उसी को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। परासरण को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब की मात्रा को परासरण दाब कहते हैं। किसी भी विलयन का परासरण दाब विलायक में उपस्थित विलेय के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है? जो परासरण होता रहता है ना, उस परासरण को रोकने के लिए जो भी बाह्य दाब की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। और जो आपका परासरण दाब होता है वो विलायक में उपस्थित विलेय के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। ओके, तो यहाँ से जो फॉर्मूला आता है ना वो आ जाता है पाई = CRT। देखो बच्चे कैसे आता है, आप रट तो सकते हो लेकिन मैं समझा देती हूँ। पाई का मतलब होता है, पहले देख लो एक बार, पाई का मतलब परासरण दाब, सी का मतलब विलेय की मोलर सांद्रता, आर गैस नियतांक है और टी क्या है? टेम्परेचर है। तो पता है क्या होता है? जो विलयन का परासरण दाब होता है वो क्या होता है? विलायक में उपस्थित विलेय के अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है। हो रही थी वो ये कह रही थी कि जो पाई है ना परासरण दाब, वो किसके समानुपाती है? विलेय के मोलर सांद्रता के। तो हमने विलेय की मोलर सांद्रता को सी मान लिया, इसके समानुपाती है। तो यहाँ से क्या हटता है? समानुपाती का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है आर। तो आर क्या होता है? गैस नियतांक। और सी ऐसे का ऐसा। अब आपको आएगा टी कहाँ से आया? टी हम ये मान के चलते हैं जिस ताप पर हो रहा है ये सारा, ठीक है ना। तो विलयन का परासरण दाब किसी ताप पर क्या होता है? विलायक में उपस्थित विलेय के अणुओं के सांद्रता के समानुपाती होता है। तो फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है पाई = CRT। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है? पाई = CRT, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। यहाँ पे आप सी की वैल्यू पुट करोगे। सी क्या होती है? विलेय की मोलर सांद्रता होती है ना। तो आप मोलर सांद्रता का अर्थ होता है मोलरता, ठीक है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के मोलंश बटे आयतन। तो यहाँ पे रख दो विलेय के मोलंश मान लो n है और आयतन v है, तो c की वैल्यू रख दी n/v। यहाँ पे बता देना है जहाँ n बराबर क्या है? विलेय की मोलों की संख्या और v क्या है? आयतन है विलयन का। ओके, तो यहाँ पे v किस में? डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में। तो पाई v = n जो है वो क्या है? विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या का फॉर्मूला बता दो क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो भार और अणुभार रख दो। विलेय है ना तो w/m, तो रख दिया हमने RT। अब क्या कर सकते हैं हम? इस m की वैल्यू निकालने के लिए m डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो m को ले गए और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में। तो आपका फॉर्मूला ये निकल के आ जाता है m के लिए। ओके, अब डायग्राम समझ। ये आपका डायग्राम है परासरण दाब के लिए। आपको इसमें एक बीकर बनाना है जिसमें विलयन है और एक बीकर जिसमें विलायक है। तो विलायक पर आपका क्या लग रहा है? ओनली P वायु, यानी वायु दाब है केवल ये। और इस पर आपका वायु दाब के साथ साथ पाई भी है। तो पाई का मतलब परासरण दाब भी है विलयन पर। और ये बीच में SPM, इसका मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो आपका विलयन पर क्या लग रहा है? वायु के अतिरिक्त आपका परासरण दाब भी लग रहा है। तो ये क्या करेगा? ये परासरण दाब इस फिनोमेना जो परासरण होता है उसको रोकता है। परासरण क्या होता है? परासरण होता है विलायक के अणु का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाना। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को आपका क्या कहते हैं? परासरण। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर परासरण दाब लगाया गया है। इसका परासरण के दाब के आधार पर विलयन के प्रकार तो 3 प्रकार के होते हैं: समपराश्री, अल्पपराश्री और अतिपराश्री। तो बिल्कुल सिंपल से हैं। समपराश्री क्या होता है? वे विलयन जिनके लिए परासरण दाब का मान समान होता है। जिन विलयनों के लिए परासरण दाब का मान समान होगा वो समपराश्री हो गए। अल्पपराश्री क्या होता है? जिस विलयन का परासरण दाब का मान अपेक्षाकृत कम होता है उस विलयन को अल्पपराश्री विलयन कहते हैं। मान लो ये कोई विलयन है, इसका 5 है और इसका 6 है, तो ये 5 वाला क्या हो जाएगा? अल्पपराश्री, जिसका कम है किसी दूसरे के सापेक्ष। अतिपराश्री, जिसका अधिक है, यानी 6 वाला अतिपराश्री हो जाएगा। जिस विलयन का परासरण दाब का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है उस विलयन को अतिपराश्री विलयन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, समपराश्री विलयन वह है जिन दो विलयनों का परासरण दाब बराबर हो। अल्पपराश्री जिसका कम हो 2 में, और अतिपराश्री जिसका ज़्यादा हो। अब नेक्स्ट है प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण क्या होता है? यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए। एक तो होता है परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? जो उस प्रोसेस को, परासरण को रोक देता है ना, वो जो स्वतः होता रहता है, विलायक के अणु निम्न से उच्च सांद्रता की तरफ जाते हैं उसको रोक दे, वो परासरण दाब है। लेकिन अगर आप परासरण दाब तो वो कम से कम है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा लगा देते हो तो क्या होता है? तो परासरण की दिशा बदल जाती है, परासरण की दिशा रिवर्स हो जाएगी। अर्थात शुद्ध विलायक अब SPM द्वारा विलयन से
पारगमन करता है। अब क्या होता है, अब शुद्ध विलायक अब एसपीएम जो है आपके अर्ध पारगम्य झिल्ली इसके द्वारा विलयन से पारगमन करता है, यानी विलयन से जाता है। यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। इसका उपयोग जल को पीने योग्य बनाने में किया जाता है। जैसे उपकरण आरओ होता है ना, वो इसी पर काम करता है। ठीक है, इसका डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है, बिल्कुल बना सकते हो। ये लवणीय जल है, ये समुद्र का जल है जिसमें सॉल्ट मिला हुआ है। ओके, तो आप क्या करते हो, जो प्रतिलोम परासरण की हेल्प से किसी भी जल को शुद्ध बना सकते हो। इसमें क्या होता है, आप क्या कर देते हो, ये आपका एसपीएम है, अर्धपारगम्य झिल्ली, और यहाँ पे पिस्टन लगा है। तो आप क्या करते हो, पाई आपका परासरण दाब है, इससे अधिक दाब लगा दोगे। तो इससे अधिक दाब लगाने पर क्या होगा, जो लवणीय जल होता है इसमें क्या हो जाते हैं, विलायक के अणु तो आर पार हो जाते हैं एसपीएम के द्वारा, लेकिन आपके जो क्या होते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, वो जो लवण होते हैं उनको ही रोक लेता है। तो यहाँ पे आपको शुद्ध जल की प्राप्ति हो जाती है। ओके, तो आज का लेक्चर इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।